हाय एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से और जिसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सीयूईटी के अंदर। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रखिएगा, स्टे ट्यून्ड, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने एक पेन एंड पेपर में लेके पहले खुद आंसर्स देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, फिर आंसर को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ Keynesian aggregate supply? Now Keynesian aggregate supply before the level of full employment, प्लीज कीवर्ड देखिए, बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है वो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले Keynesian एग्रीगेट सप्लाई का शेप कैसा होता है, ये कैसा होता है। मैं पॉज कर रही हूँ, आप लोग को वीडियो को पॉज करना है, आंसर को टिक करना है और आंसर अब मैं बताती हूँ, वो है परफेक्टली इलास्टिक इन शेप। और ये कैसे है, क्या डिटेल है, इसके लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए सुपर ग्रेड्स के कोर्सेज। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। According to the classical economist, there always exists dash equilibrium in the economy. इकोनॉमी के अंदर हमेशा एक इक्विलिब्रियम रहता है। वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दीज। आंसर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में हमेशा एक अजम्पशन रहता था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कि फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे। तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर ही लेती है, ये एक अजम्पशन था। अब देखते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द एपीसी व्हेन एपीएस इज जीरो? एपीसी की वैल्यू क्या होगी जब एपीएस इज जीरो? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है हमारा, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू वन। वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, इज जीरो इज इक्वल्स टू वन एपीसी। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी? दैट इज इक्वल्स टू वन। सो आंसर इज ए। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Now, if the income is rupees 400 crore, so you're provided with the income 400 and consumption is 250. So consumption is provided with rupees 250 crore. What will be the value of APC? Formula देखिए APC का, C upon Y, consumption upon income, क्योंकि दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कितनी इनकम का पार्ट आपका कंजम्पशन में चला गया? तो यहाँ पे कितना गया है, 250 डिवाइडेड बाय 400, which will come out around 0.62 something, it will come around. So if we will see here, so it is nearest is 0.63, so answer will be 0.63. तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सो सिंपल। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस आपको सब चैप्टर्स के मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग 10 वीडियोस के अंदर आपके पूरे 10 यूनिट्स कवर कर देंगे एज पर द सिलेबस ऑफ सीयूईटी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज नॉट अ फिजिकल मेजर ऑफ करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड? प्लीज ध्यान देना है, नॉट अ फिजिकल मेजर फॉर करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए कौन सा मेजर ये नहीं है? तो सबसे पहले आपको फिजिकल मेजर्स पता होना चाहिए। फिजिकल मेजर्स मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसीज होती है। और डेफिसिट डिमांड का करेक्ट करना मतलब कि यहाँ पे मोटिव क्या है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना मोटिव है यहाँ पर, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मोटिव है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना। तो देखते हैं हम अपने पॉइंट्स को। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन टैक्सेस। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होंगे या फिर टैक्सेस जब डिक्रीज होंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इट इज अ मेजर ऑफ करेक्टिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट द मेजर हमें चाहिए। तो डिक्रीज इन पब्लिक डेट, डिक्रीज इन पब्लिक डेट मतलब जनरल पब्लिक से पैसा लेना बंद कर दे गवर्नमेंट। तो अगर ये हो जाएगा तो उनके पास फिर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल फिर इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द मनी फ्रॉम आरबीआई,
या दूसरे सोर्सेज से जब गवर्नमेंट बोरो करती है मनी, जब गवर्नमेंट पब्लिक को छोड़ के दूसरे सोर्सेज से बोरो करती है, स्पेशली आरबीआई से जब बोरो करती है, तो वो इकोनॉमी के अंदर फिर से मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। सो अगेन आंसर इज नॉट सी। लास्ट, अब इस रूल आउट से तो आंसर डी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट नहीं, हमको एक बार पढ़ के चेक जरूर करना है। इंक्रीज इन सरप्लस बजट, सरप्लस बजट का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दे और टैक्सेस को इंक्रीज कर दे। तो जब गवर्नमेंट, देखो, डी और ए को देखो, बिल्कुल दोनों आपस में वाइजा वर्सा है। ए में बोल रहा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना चाहिए और टैक्सेस को कम करना चाहिए तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ये वाइजा वर्सा है, वाइजा वर्सा में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, विच इज नॉट अ मेजर ऑफ करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड। सो आंसर इज डी। सो योर आंसर इज डी हियर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए क्या तरीके होते हैं? सो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। अब इसको करेक्ट हम कैसे करें, मतलब कि मोटिव क्या है यहाँ पे? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने का मोटिव है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? एग्रीगेट डिमांड को हम बढ़ाना चाहते थे, यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग करके। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो मतलब वही, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो जनरल पब्लिक के पास जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। सो नो, दिस इज नॉट द आंसर। रिडक्शन इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे तो अगेन मतलब जनरल पब्लिक विल बी लेफ्ट विद मोर मनी, ज्यादा पैसा होगा तो और ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा करेगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज देने लगेगी, डोनेशंस देने लगेगी या फिर स्कॉलरशिप देने लगेगी, तो इकोनॉमी में और ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सो अगेन दिस विल नॉट रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड। तो फिर क्या बचा? बचा हमारे पास इंक्रीज इन पब्लिक डेट। इंक्रीज इन पब्लिक डेट मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है जनरल पब्लिक से, कि जनरल पब्लिक से मनी को बोरो करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट जाके जनरल पब्लिक से बोलेगी भाई चलो मुझे रुपए दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो किसके थ्रू आते हैं? वो कमर्शियल बैंक के थ्रू आते हैं। ऑब्वियसली आरबीआई के थ्रू आएंगे, आरबीआई के थ्रू कमर्शियल बैंक, और फिर जनरल पब्लिक से थ्रू बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज वो बोरो करते हैं मनी। सो यस, जब इंक्रीज इन पब्लिक डेट होगा तो इकोनॉमी में जनरल पब्लिक के पास मनी रिड्यूस होगा, मनी रिड्यूस होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा और एक्सेस डिमांड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर इज डी हियर अगेन। गॉट इट? तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोग सब आंसर मार्क कर रहे हैं और उसको चेक भी कर रहे हैं, तभी तो मजा है एमसीक्यूज करने का और आप लोग की प्रैक्टिस करने का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन। सपोज in a hypothetical economy, the income rises from 5,000 crore to rupees 6,000 crore. So economy में income increase हो गई है 5,000 to 6,000. That means change in income is rupees 1,000 crore. ये कितना हो गया है? रुपीज 1,000 करोड़ इंक्रीज इन इनकम हो गई है, चेंज इन इनकम हो गई है। इसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे भी फर्क आया है, बिकॉज वी नो कंजम्पशन एंड इनकम हैव डायरेक्ट रिलेशन। इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन भी बढ़ा होगा। तो यहाँ पे बढ़ा है 4,000 टू 4,600। दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन इज 600। नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है आप लोग को याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डेल सी अपॉन del y, that is 600 upon 1000, which makes 0.6 is the answer। देखिए सिंपल है, आपको थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल से, छोटे न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, आपको ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बस सारे क्वेश्चंस आपके यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आ गए हम लोग हमारे क्वेश्चन 8 पर। व्हाट इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? अब एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है? तो एग्रीगेट डिमांड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो क्या कॉम्पोनेंट्स थे? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट।
तो क्या चीज इसमें नहीं है? ये सब यहाँ पर है, सिर्फ ये नहीं है। सो आंसर विल बी वन, दैट इज सेविंग। एज एन assumption of an equilibrium output, aggregate supply is perfectly dash in nature, elastic in nature। ये आपको ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम के assumptions आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक हो गया कि एएफ कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है नेचर में। और इसके क्या assumptions होते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी में वर्क करता है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो बहुत अच्छे से करने हैं। और आपको अच्छे से मालूम है कि ये इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में कहाँ से मिल सकती है? हमारे सुपर ग्रेड से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, एपीसी का फॉर्मूला क्या है? हमने अभी पीछे देखा था, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई होता है। एपीसी का फॉर्मूला एक और होता है, वन माइनस एपीएस भी हो सकता है। ये दोनों हमारे फॉर्मूले होते हैं। ऑप्शंस में हमको सी अपॉन वाई दिख रहा है, therefore आंसर विल बी सी अपॉन वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड। सेविंग और इनकम के फंक्शनल रिलेशन को क्या बोला जाता है? सेविंग फंक्शन बोला जाता है। So answer is saving function. Propensity to consume is a, from your extra income, how much you are going to save. The strength of your income which is going to be saved. APS is from your total income, what will be the total saving. MPS is marginal propensity to save is from your extra income, what will be your extra saving. So functional relationship between income and saving is known as saving function. 12th क्वेश्चन, देखा कितनी अच्छे से क्वेश्चंस हो रहे हैं। आप लोग आंसर्स लिखिए, प्रैक्टिस करिए, और आने वाली वीडियोस में और आगे के चैप्टर्स को भी हम देखेंगे। तो देखते हैं हमारे 12th क्वेश्चन को। डैश इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो यहाँ ऑप्शंस लिखे ही नहीं है। क्यों नहीं ऑप्शंस लिखे मैंने यहाँ पे? क्योंकि आपकी सीयूईटी बोलती है कि सीयूईटी के अंदर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज यू विल हैव इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो। ओके, कि कुछ ना कुछ इनपुट क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसलिए फॉर सेफर साइड एक मेंटली आप प्रिपेयर रहे कि हाँ बन सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन। सो डैश इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। कौन सा इनकम होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होती है? दैट विल बी योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। अब मल्टीप्लायर के कितने फॉर्मूले होते हैं? मल्टीप्लायर के फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, वन अपॉन एमपीएस, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। यहाँ पे वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, एमपीएस है वो, नो, ये ध्यान देना है। वन अपॉन एमपीसी, नो, इट शुड बी वन अपॉन एमपीएस। सो आंसर इज बी। आ गए हमारे 14th क्वेश्चन पर। इफ एमपीसी इज वन, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा। एक्चुअली पॉइंट यही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर्मूले पूछने का, और उसको एप्लीकेशन भी आ सकता है। तो यू शुड हैव योर कॉन्सेप्ट नॉलेज, एंड हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट while studying, while preparing about the domain section of economics for CUET. तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। वन अपॉन एमपीसी, सो वैल्यू आपको दी हुई है वन, सो दैट इज वन अपॉन जीरो, विच मेक्स इट इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। सो आंसर इज डी। सो लास्ट क्वेश्चन, एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? पिछले जो क्वेश्चंस थे वो फिस्कल मेजर से रिलेटेड थे। यहाँ पे आपको आ गया है मॉनेटरी मेजर। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है आपको। इंक्रीज इन रेपो रेट, अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा मतलब कि लोन कॉस्टली हो जाएगा। लोन कॉस्टली हो जाएगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई रिड्यूस होगा, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय।
increase in cash reserve ratio, again loan will be not easily available, लोन अवेलेबल नहीं होगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब सेल करता है तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस होता है. सो अगेन नॉट अ सोर्स ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. डिक्रीज इन बैंक रेट, जब बैंक रेट कम होगा इसका मतलब लोन चीपर रेट पे अवेलेबल होगा. जब लोन चीपर रेट पे अवेलेबल होगा सो डिमांड फॉर लोन विल इंक्रीज, credit will increase. So economy mein money supply will increase and hence aggregate supply will increase. So answer is A. With that, we have come to an end of our determination of income and employment. हम लोग next video में मिलेंगे with national income. With that, thank you so much.